अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, आप सब के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि फ़जर को क्या है, फ़जर ऐसे क्यों है। और बीइंग अ मदर, अगर मैं अपनी बच्ची के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। आप अपने बच्चे के बारे में किसी से डिस्कस करें और उसके बारे में किसी को बताएं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उमूमन माँ बाप छुपाते हैं हमारी सोसाइटी में, उसको सबको बताना बहुत मुश्किल चीज़ है। और स्पेशली एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे इस तरह की चीज़ें एक स्टिग्मा बन गई हुई हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उन पेरेंट्स को जो जो शायद अभी मेरी मेरी वाली सिचुएशन से जो पेरेंट्स गुज़र रहे हैं, जिस तरह फ़जर है, बहुत सारे बच्चे इस तरह से पाकिस्तान में हैं। और जो पेरेंट्स इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, वो मेरी बातों का मतलब जो मैं कह रही हूँ वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्यों हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है। और एक अजीब सी नज़रों से ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को देखा जाता है। और एक ऐसी नज़रें जो बहुत चुभती हुई नज़रें हैं, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और आपको बिल्कुल तोड़ देती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वी आर सिलेक्टेड पेरेंट्स, वी आर चूज़न फ्रॉम अल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने चूज़ किया है एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि फ़जर को क्या है, मैं थोड़ी-सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ। फ़जर के पैदा होने से पहले की सारी बातें बताती हूँ कि हम लोग उस वक़्त किस फ़ेज़ से गुज़र रहे थे, क्या सिचुएशंस थी, और वो सब कुछ जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी, वो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब चीज़ें हैं, जो शायद मैं आज तक सबसे कहना चाहती थी लेकिन मैं कह नहीं सकी। आज मैं इस वीडियो के थ्रू दुनिया को बताऊँगी कि किन-किन सिचुएशन से बीइंग अ मदर, स्पेशली एक बच्चियों की माँ होने की वजह से मुझे गुज़रना पड़ा, और मैं गुज़र रही हूँ स्टिल। जब फ़जर पैदा होने वाली थी, वी वर हैप्पी, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड, सब कुछ ठीक जा रहा था। और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेरा टाइम गुज़र रहा था। नॉर्मली मेरी प्रेगनेंसीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। और मेरी जब अनाबिया पैदा होने वाली थी, आई हैड अ हार्ट कार्डिक अरेस्ट, आप उसे कह सकते हैं। मेरा 8 मंथ था, उसमें मेरे दिल का कुछ इशू बन गया था, और आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। लास्ट फुल मंथ मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था वो, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी। वो वक्त भी गुजर गया, और फिर अनाबिया इस दुनिया में आई। अल्लाह ताला ने एक मुझे प्यारी सी नन्ही सी परी दी, वो इस दुनिया में आ गई। उसके बाद अनाबिया के पैदा होने के बाद, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका दिल इस कंडीशन में नहीं है कि आप मज़ीद बच्चा पैदा कर सकें, तो आप मज़ीद बच्चा पैदा नहीं करें। लेकिन एज़ यू नो कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को मानती नहीं है। आपके हेल्थ के साथ जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं वो आपको पता होता है, आपसे बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको पता होता है, लेकिन आपके माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर वक्त आपको ये एहसास दिलाते रहते हैं, और बच्चा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक और तो होना ही चाहिए, मुंडा तो होना ही चाहिए। लड़का होना हमारी सोसाइटी में, जिस औरत का शायद लड़का हो जाता है, मुझे लगता है उसको शायद सुखाब के पर लग जाते हैं, या वो कोई इस दुनिया से अलग चीज़ बन जाती है। तो खैर एक प्रेशराइजेशन उसी वक्त शुरू हो गई कि नहीं नहीं, एक बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चा एक और होना चाहिए, और एक बेटा तो होना चाहिए, एक दफ़ा तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए, कुछ नहीं होता, ये है वो है, डॉक्टर तो सारी बातें ऐसे ही करते हैं। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई, हमें एक और बेबी करना चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान किया, एंड फातिमा को अल्लाह ताला ने जो है मेरी झोली में डाला। फातिमा जब पैदा होने वाली थी, वो भी बहुत मुश्किल टाइम था हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि
कोई भी हॉस्पिटल मेरे हार्ट की कंडीशन की वजह से हमारा केस लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने और मेरे हस्बैंड ने धक्के खाए। इस्लामाबाद पिंडी का कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल फ़ाइल उठा के इस तरह हमारे आगे मार देता था कि सॉरी, हम लोग आपका केस नहीं ले सकते और ये आपने खुदकुशी की है, आप ये बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, आप खुदकुशी कर रही हैं और हम आपको ऑपरेशन के लिए लेके जाएंगे। आप ऑपरेशन थिएटर में, आपके हार्ट को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और हम ये रिस्क लेके अपने हॉस्पिटल का नाम ख़राब नहीं कर सकते। फाइनली मेरा 8 मंथ का स्टार्ट था और मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मैंने जाना किस हॉस्पिटल में। आई वॉज सो पेस्ड ऑफ, मैं इतना ज़्यादा पेस्ट हो गई थी। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैंने फाइल्स बनवाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी है वो हर तरह के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, उधर मैं गई, मेरे साथ कुछ ऐसा इशू हो गया था, मुझे इमरजेंसी में वहाँ पे जाना पड़ा। और जब मैं उधर गई, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, हम लोग उधर वेट करते रहे इमरजेंसी में फॉर सो मैनी आवर्स, लेकिन कोई डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए नहीं आया। इवन 3 घंटे गुजर गए, हालांकि मेरी फ़ाइल के ऊपर बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा हुआ था हाई रिस्क पेशेंट। तो वहाँ से तो वो एक्सपीरियंस हमारा इतना बैड रहा, हम लोगों ने अपनी फ़ाइल्स उठाई और हम लोग वहाँ से निकल के आ गए। पिंडी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोगों ने अपना चेकअप करवाया, ट्रीटमेंट करवाया। तो उन डॉक्टर ने मुझे कहा कि प्लीज़ कॉल योर हस्बैंड इनसाइड, आप अपने हस्बैंड को अंदर बुला के लाएं, मैं उनसे ही बात करूँगी, मैं जो बात करूँगी। तो जब मेरे हस्बैंड उधर रूम में गए, उन्होंने, डॉक्टर ने उनको कहा कि देखें, हमें पैसों से मतलब है, हम आपकी बीवी का केस ले लेंगे। हर हॉस्पिटल वाला अपने पैसों को देखता है, लेकिन मैं एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपनी बीवी को, अगर आप इसकी ज़िंदगी चाहते हैं, या तो आप इसको CMH हॉस्पिटल ले जाएं, CMH रावलपिंडी, या आप इसको शिफा इंटरनेशनल, इन दोनों हॉस्पिटल्स में से किसी एक हॉस्पिटल में ले जाएं। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग वहाँ पे गए, फातिमा पैदा हुई। बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था वो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है वो टाइम गुजर गया। फिर जी दूसरी बेटी पैदा हो गई, तो ये तो माशरे के ख़िलाफ़ हो गया, बेटा आना चाहिए था, बेटी कैसे हो गई। खैर, फिर से ट्राई करते हैं भाई, कोई बात नहीं, अपने घर वाली बात है, घर अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अल्लाह ताला बेटा भी देगा, कोई बात नहीं बच्चे, इस दफ़ा तो तुम्हें बेटा ही होगा, ये वो। लेट्स ट्राई अगेन। फिर से ट्राई किया हमने, अल्लाह ताला ने फजर को मेरी ज़िंदगी में लाना था, उसका, उसके आने का सबब बनना था। और आई गॉट प्रेग्नेंट विद फजर। फजर आने वाली हो गई और एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ, सो गुड। मैं जब भी डॉक्टर्स के पास जाती थी, मैंने अपना वो भी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहाँ से करवाया, क्योंकि मेरे केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि हम लोग इस दफ़ा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। और वहाँ की भी जो मेन हेड थी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, मेरे हस्बैंड ने उनको सेलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की फ़िक्र नहीं है, मैं अरेंज कर लूँगा, हम पैसे दे लेंगे, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, ना तो बच्चे की लाइफ में, ना ही तुम्हारी लाइफ में। सो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन द जो मेंटल प्रेशर था वो मेरा शुरू होने लगा सोसाइटी की तरफ से। किस तरह शुरू होने लगा कि आपने पता किया क्या है, अल्ट्रासाउंड में तो बता ही दिया होगा, क्या बताया डॉक्टर्स ने, लड़का है या लड़की है। हाँ, कोई मुझे कह रहा है इस दफ़ा तो लड़का ही होगा, हमें तो यही लग रहा है, तुम्हारी बॉडी शेप से हमें पता चल रहा है। वो मेरा माइंड इस तरह से बना, इस तरह से कि मुझे, ठीक है, मैं दुआएं करती थी कि या अल्लाह पाक मेरा बच्चा ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाला हो, लेकिन दिमाग में वो सबकी बातें इस तरह बैठ गई और मैं इतने ज़्यादा डीप डाउन डिप्रेशन में अंदर अंदर जाती रही कि एट द एंड ऑफ द टाइम, जब फजर पैदा होने वाली थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरा रिज़ल्ट डे है ये, और मेरा कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उसका रिज़ल्ट आने वाला है।
कि मेरे घर में क्या पैदा होगा, बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। और मैं सोसाइटी के साथ जो है तो मिल जाऊंगी, मेरे दिमाग में बस हर वक्त यही होता था। क्योंकि लोगों ने इस तरह पूछ पूछ के हर वक्त मुझे, मेरा दिमाग इस तरह का बना दिया हुआ था कि मुझे लगता था कि हाँ मेरा बेटा ही होगा इस दफ़ा, और मेरा बेटा होना ही चाहिए इस दफ़ा, और अगर नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, सबके क्या रिएक्शंस होंगे, क्या कहेंगे लोग, कैसी बातें करेंगे। 100 तरह के सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त आते रहते थे। मैंने जो शॉपिंग की बेबी के लिए, मैंने सारी लड़कों वाली चीज़ें ली। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि तुम इस तरह नहीं करो, ये तो अल्लाह की देन होती है, वो किसी को बेटा दे बेटी दे, ये अल्लाह की देन है, तुम इस तरह की बातें, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लगाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मैं करूँगी तो मैं तो लड़के की सारी शॉपिंग करूँगी। मैंने सारी चीज़ें, कपड़े, हर एक चीज़ वो लड़कों के हिसाब से सब कुछ लिया। तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल से हम लोगों ने अपने टेस्ट करवाए। मुझे मेरा एक 3D स्कैन हुआ उसके अंदर, क्योंकि मेरे हार्ट का भी मसला था, वो बच्चे का हार्ट चेक करना चाह रहे थे। उस स्कैन हुआ सारा, और बहुत ही बड़े एक डायग्नोस्टिक सेंटर से, इस्लामाबाद से मेरा टेस्ट हुआ वो। और एनॉमली स्कैन्स मेरे वहाँ से हुए। हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स पे करके ये टेस्ट करवाए, जस्ट टू नो दैट कि बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चा कैसा है, बच्चा ठीक है। हम लोगों को उस वक़्त शायद हमारे दिमाग में ये नहीं था कि लड़का है या लड़की है। हाँ, हम डॉक्टर से पूछा, मैंने 1-2 दफ़ा पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर क्या आने वाला है, इज़ इट अ बॉय और इज़ इट अ गर्ल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ख़ैर वो दिन भी आ गया जिस दिन फ़जर पैदा होने वाली थी। हम लोग दैट वाज़ एन इमरजेंसी। मेरी तबीयत घर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने एडमिट होने की डेट दी थी। लेकिन मैंने घर का काम काफ़ी ज़्यादा किया। मैं अकेली, मैं और मेरे हस्बैंड इधर रहते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने जो है वो सारा काम कर लूँ, आज ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कुछ दिन बाद मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, 2 या 3 दिन बाद मैंने जाना था। तो अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और रात 12 बजे के करीब मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उस वक़्त डॉक्टर्स या स्टाफ अवेलेबल नहीं था, मतलब थे लेकिन सीनियर डॉक्टर नहीं थी जिनसे मैं अपना केस करवा रही थी। तो जो डॉक्टर थी वहाँ पे अवेलेबल, उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन में हम मज़ीद वेट नहीं कर सकते। पहले तो हम सोच रहे थे कि हम सुबह तक मैम का इंतज़ार करें, लेकिन हम और मज़ीद वेट नहीं कर सकते। हम इनको फ़ौरी तौर पे ओटी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि इनकी या बेबी की जो है वो जान को ख़तरा हो सकता है। वो लोग मुझे फ़ौरी तौर पे ओटी में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन हो गया। मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, और मैं जब रूम में आई तो मेरे साथ और भी काफ़ी औरतें थीं जिनके बच्चे थे, हुए थे, और कुछ ऐसी, मोस्टली ऐसी थी जिनके बेटे हुए थे। तो उस वक़्त जो चीज़ मैंने फ़ील की, मेरे साथ उधर जो आया होती हैं, जो सँभालने वाली होती हैं, केयर टेकर्स होती हैं उस वक़्त हॉस्पिटल में, वो मुझे कहती हैं कि तेरियां पहले भी बच्चे ने? मैं क्या जी हाँ, हाँ, हैं मेरे बच्चे। कि ये तियां ने, पुत्तर ने? मैंने कहा मेरी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं मेरी, ये मेरी तीसरी बेटी है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने तीसरी बेटी पैदा करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उनके। तो वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस से मुझे कहने लगी, चल कोई गल नहीं है, अभी तेरी औलाद है। हालाँकि मेरे या मेरे हस्बैंड के दिल में इस तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ, एक एक दफ़ा मैं शॉक हुई जब मुझे पता चला, लेकिन मेरी ज़ुबान से जो पहला लफ़्ज़ निकला था वो यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू जो भी दे मैं उसमें राज़ी हूँ। ख़ैर काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी घंटे गुज़र गए। फ़जर जो है वो नर्सरी से वापस नहीं आ रही थी। मैंने इसके पापा से और इसकी फूफो से पूछा कि बहुत टाइम हो गया है बेबी को पैदा हुए हुए, बेबी क्यों नहीं हमें दे रहे हैं, ऐसे क्या मसला है, ऐसे क्या बात है, सबके बेबीज़ उनके पास आ गए हैं, मुझे नहीं मिल रही है। वो भूखी होगी, उसको भूख लग रही होगी। तो खैर
खैर इन लोगों ने मुझे उस वक़्त कुछ नहीं बताया, हालाँकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर्स बता चुके हुए थे, लेकिन इन्होंने मुझे उनकी आँखों से भी लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मैंने अपनी नंद से कहा, मैंने उसको कहा कि किरण प्लीज़ मुझे बताओ कि बेबी ठीक है, उसको कोई मसला तो नहीं है? उसने कहा नहीं फ़ायज़ा भाभी वो ठीक है, उसको कुछ मसला नहीं है। तो उसके ना थोड़े से खून में कुछ इशू आया, खून का उसका कुछ मसला। मैंने कहा क्या मसला खून का? ऐसा तो कुछ नहीं था, मेरे तो सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, इस तरह का तो कोई इशू नहीं था उस वक़्त। खैर ये लोग चले गए ये बात करके, मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरे पास फजर आ भी गई, उसके थोड़ी देर बाद मुझे पता नहीं चला कि उसको क्या मसला है। सारे आपस में बातें करते थे, मेरी सास रो रही थी बहुत ज़्यादा, मेरी नंद रो रही थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे तकलीफ़ से बचाने के लिए अपने ऊपर बहुत उन लोगों ने उस वक़्त बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं उस वक़्त ऑपरेशन से गुज़री थी। मेरी सास ने सबको मना किया था कि उसको कुछ भी नहीं बताना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएगी और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसको कुछ हो भी सकता है। लेकिन जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी। मैंने कहा मेरे बाकी भी बच्चे हैं, लेकिन ये किस पे गई है? इसकी थोड़ी सी मुझे फीचर्स अजीब से लग रहे थे। तो खैर थोड़े अरसे बाद मैं अपने हस्बैंड से क्वेश्चंस करती रही, उन्होंने मुझे फिर एक दिन बताया कि देखो अल्लाह ने हमें चुना है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और तुम्हें इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार रहना। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? कुछ तो है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फजर इज़ नॉट नॉर्मल किड, वो एक नॉर्मल बच्ची नहीं है, और शी इज़ अ स्पेशल किड। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल किड? क्या मतलब है इस चीज़ का? इसको क्या हुआ है? तो बिल्कुल ठीक है, रिएक्ट ठीक कर रही है, इसकी आंखें ठीक है, सब कुछ ठीक है। देन ही टोल्ड मी कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम इसको गौर से देखो, ये ठीक नहीं है। उस वक्त को याद करना, उस सब चीज़ों को दोहराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। खैर तो मैंने कहा इसको क्या है? तो ही टोल्ड मी दैट फजर इज़ अ डाउन सिंड्रोम किड। अब आम अल्फाज में बताया जाए कि डाउन सिंड्रोम क्या है, ये तो इसकी एक मेडिकल टर्म होगी, लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, इन पाकिस्तान अभी तक कोई ऐसा वर्ड बना ही नहीं है जो मेडिकली इन बच्चों को डिस्क्राइब कर सके। मोस्टली लोग नहीं जानते व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, और इस तरह के बच्चों को हमें किस तरह से बुलाना चाहिए। हमारी सोसाइटी में जो नॉर्मली इन बच्चों के लिए नाम लिए जाते हैं, इनको बहुत सारे लोग साई साई बच्चे कहते हैं, अल्लाह लोग कहा जाता है इनको, और कोई इनको मलंग कहता है, क्योंकि वी डोंट हैव अवेयरनेस अबाउट इट। हम लोगों को पता नहीं है कि इन बच्चों को हमें किस तरह बुलाना चाहिए। जो हमने अपने बाप दादा से सुन लिया वही हम लोग सुनते हैं, और वही हम लोग बोलते हैं, उसी को हमने अडॉप्ट करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है कि क्यों होता है, ये हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को यही पता कि ये बस बच्चे साई बच्चे हैं, मलंग हैं, इन्हों तो कुछ नहीं पता।
है तो बेचारा अल्लाह लोगे इन्हों तो कुछ पता ही नहीं। नहीं, दे हैव ऑल द सेंसेस, दे आर ह्यूमन बीइंग, वो नॉर्मल बच्चे हैं। हाँ, लेकिन वो अपनी उम्र से थोड़े पीछे होते हैं। दे आर स्लो लर्नर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि इस ज़िंदगी में उनका कोई हिस्सा नहीं है, कोई हक नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका हक इसी तरह से इस दुनिया की हर एक चीज़ पे है, वो उसी तरह से उस दुनिया की हर एक चीज़ के हिस्सेदार है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप लोग हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो लोग चीज़ों को सीखने में थोड़े पीछे हैं। अब हम बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम ना कोई बीमारी है, ना ही कोई बहुत ही मोहलिक मर्ज है। डाउन सिंड्रोम इज़ अ क्रोमोसोमिकल कंडीशन। ये एक क्रोमोसोम्स का मसला है। क्रोमोसोम्स की वजह से ये उम्र के किसी भी हिस्से में माँ हो, बाप हो, उसके बच्चे को हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है, हम आम लोगों में बेसिकली, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, हम आम लोगों में जो है 23 क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जो इनको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाता है, जो इनको डाउन सिंड्रोम बनाता है। ये क्रोमोसोमिकल मसला है जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ना लंदन, अमेरिका, यूरोप, हर जगह इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में इस मसले का कोई हल नहीं है। ना ही इनके लिए कोई दवाई है, ना ही इनके लिए कोई चीज़ है। बस ये बच्चे इसी तरह से हैं और ये ऐसे ही होते हैं और ये ऐसे ही चलते हैं। ये तो हो गया डाउन सिंड्रोम की टर्म। अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया, ठीक है, मुझे पता चल गया मेरी बेटी डाउन सिंड्रोम है। मुझे ये भी पता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है काफ़ी अर्सा तक। मैं 4 साल तक साइकोलॉजी पढ़ती रही हूँ। मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी को डाउन सिंड्रोम है। लेकिन उसके बाद मैंने करना क्या है, ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज़ मुझे पता चल गई ना कि मेरी बेटी के साथ मसला क्या। अब मैंने उसको क्योर कैसे करना है, उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे पता नहीं है। मैं बहुत रोई, एक दिन रोई, 2 दिन रोई, बहुत ज़्यादा रोई मैं। मेरे मेरे साथ साथ अटैच जितने लोग थे, जिन जिन लोगों को पता चला, जो मुझसे जुड़े हुए थे, मेरी माँ, मेरी सास, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे नंदे, वो सब सब लोग वो मेरे गम में बराबर के शरीक थे। अगर मैं उस वक़्त आप लोगों को ये कहूँ कि मुझे गम नहीं था या मैं शौक नहीं थी, तो ये गलत है। जब किसी भी माँ को ये पता चलता है ना कि उसका बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ये एक बहुत तकलीफ दे और बहुत बड़ी चीज़ है। अभी भी अगर मैं कभी कभी इस चीज़ को बहुत डीपली सोचूं किसी दिन, तो मैं सो नहीं सकती हूँ सुकून से। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सांस रुक रही है ये सोच सोच के कि जब तक मैं और उसके बाबा हैं, उसके लिए पूरी दुनिया हम दोनों। अल्लाह इसके पेरेंट्स को हमें ज़िंदगी दे कि हम अपनी बच्ची का सहारा बन सके। सबसे बड़ा सहारा अल्लाह के साथ है। लेकिन ये दुनिया जहाँ पे नॉर्मल बच्चे महफूज नहीं, वहाँ पे इस तरह के बच्चों की क्या राइट्स हैं, स्पेशली हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में उस तरह के बच्चों के क्या राइट्स होंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि इंसान को सारी ज़िंदगी बेशक सुकून ना मिले, कब्र में सुकून मिल जाए। हम लोग जिनके बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एज अ मदर ये नहीं सोचती कि मुझे कब्र में भी सुकून मिलेगा। मेरे हर वक्त ध्यान इसकी तरफ रहेगा कि मेरी बेटी कैसी है, क्या हो रहा है उसके साथ।
उसकी बहनें अपने घर वाली हो जाएंगी, वो अपने घर बार वाली होंगी। इसका क्या है इस दुनिया में। मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर तसल्ली देते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको बनाया, अल्लाह ताला का काम है ये, कि वो ये सोचेंगे इसका क्या है। ना इस दुनिया में तुम्हारा कोई है, ना मेरा कोई है, ना ही उसका कोई है, उसका अल्लाह है। तो सबसे बड़ी पावर अल्लाह की है, तुम अल्लाह पे यकीन रखो, फिर मेरे दिल को तसल्ली होती है, हौसला मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने अब करना क्या है। हमारी बच्ची डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, अब आगे हमने क्या करना। हम लोग गए डॉक्टर के पास, मैंने उनको कहा कि ठीक है, मुझे पता चल गया है डाउन सिंड्रोम है। और वो जो डॉक्टर थी, उन अल्लाह की बंदी ने मुझे बिल्कुल भी, मतलब मेरे अल्ट्रासाउंड्स वो करवाती नहीं, एवरी वीक वो मुझे बुलाती थी कि आपका केस बहुत क्रिटिकल है, तो आप एवरी वीक मेरे पास आएंगी, मैं आपको चेक करूँगी। क्या, मेरा क्वेश्चन उनसे है कि क्या उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि बच्चा इस तरह का है कि वो हमें बता दें, हम मेंटली तौर पे सारे ट्रॉमा के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको पता ना चले कि दैट किड इज़ हैविंग डाउन सिंड्रोम। आपको थर्ड मंथ में ये पता चल जाता है कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, बच्चा किस तरह का है, उसके साथ क्या इश्यूज है। खैर, ये उन डॉक्टर की बहुत बड़ी मेजर गलती। सेकेंडली, वो इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने अपना एनोमली स्कैन करवाया, 3D स्कैन इसलिए करवाया ताकि मुझे एक एक चीज़ की डिटेल पता चल जाए, लेकिन द स्टाफ वाज हाईली अनप्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब और गंदा स्टाफ, जिनको अपने पेशेंट्स के साथ बिल्कुल भी ट्रीट करने का नहीं पता था। उनका कसूर भी मैं इसमें कहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया दैट माई किड इज़ हैविंग डाउन सिंड्रोम, जबकि इन बच्चों के फीचर्स पहले से ही डिफरेंट होते हैं। इनके हाथों की उंगलियों में डिफरेंस होता है, इनके पाँव की उंगलियों में डिफरेंस होता है, इनकी गर्दन की साइज़ में डिफरेंस होता है, इनकी आंखें डिफरेंट होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इनका दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है। इनके इनके एक मखसूस से नए नक्श होते हैं, इनके फीचर्स इतने प्रोमिनेंट और इतने मखसूस होते हैं कि ये उनको पता चल जाता है दैट किड इज हैविंग अ डाउन सिंड्रोम। और जब आप एनोमली स्कैन करते हो, उसमें आप एक एक चीज़ की मेजरमेंट्स करते हो, क्या आपको उसकी उसकी नेक से आपको नहीं पता चला दैट शी इज़ हैविंग अ डाउन सिंड्रोम? ऑब्वियसली उनको, वो लोग सिंसियर नहीं है अपने पेशे के साथ। वो लोग पेशेंट्स को बस एक पैसे बनाने का ज़रूर, उनको ये पता है कि मुझे बैठे बिठाए 3,500-4,000 रुपया आ रहा है, मेरी जेब में जा रहा है, मैं एक आधी तस्वीर लगा के इस बंदी को दे रही हूँ कि ठीक है, मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कर लिया, एवरीथिंग इज़ गुड, गुड टू गो, अब आप जाए। तो खैर, वो एक उनकी एक मिस्टेक थी। लेकिन जो जो माँ बाप डाउन सिंड्रोम बच्चों के माँ बाप हैं, उनको मैं ये बात बता दूं कि दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्की हमारी मेडिकल साइंस कर चुकी हुई है, और जो आने वाले पेरेंट्स हैं, बनने वाले पेरेंट्स हैं, उनको भी मैं ये कहूँगी कि आप जब एनोमली स्कैन करवाएं तो किसी ऐसे इदारे से करवाएं और ये चेक करें कि एनोमली स्कैन में बच्चे के हर एक पार्ट की वो पिक्चर्स लगाते हैं छोटी छोटी। उसमें आपको पता चलता है आपके बच्चे की हर एक चीज़ नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। मुझे इस तरह का कुछ भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। दैट वाज एन आर्म अल्ट्रासाउंड जिसमें एक बड़ी सी पिक्चर आपके सामने आ जाती है एंड दैट इज़ योर बेबी, दैट्स इट। वो मुझे पिक्चर दी गई थी इन द नेम ऑफ एनोमली स्कैन। है, वो स्कैन मेरी डॉक्टर भी हर मंथ मेरा करती थी, जब भी मैं उनके पास विज़िट पे जाती थी एवरी फ्यू वीक्स के बाद, क्योंकि वो मुझे हर वीक बुलाती थी, मैं 1-2 वीक छोड़ के जाती थी, वो मेरा स्कैन करती थी, उनको पता लगता था। और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ उनके पास थी जो उनको बताएं, लेकिन खैर पता नहीं लगा और उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है,
अब मैं उनके पास गई, मैंने कहा ठीक है मुझे पता चल गया शी इज़ डाउन सिंड्रोम, अब आप आगे मुझे बताएं मैंने क्या करना है। तो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं वो, जिनके पास मैं गई, उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपको हिम्मत करनी है, सबसे पहले आपने सबसे पहले हिम्मत करनी है। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। इन बच्चों को पालना आसान काम नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं कि आपको तो सिर्फ ये पता चल गया कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में और हर वक्त इनको किसी न किसी तौर पे मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि इस बच्चे के गुर्दे ठीक ना हो सकता है कि इसके हार्ट में मसला हो सकता है कि ये देख ना सके, हो सकता है ये सुन ना सके, हो सकता है ये बोल ना सके। इन बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दीज किड्स, बिकॉज दे आर हैविंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है ना अल्लाह ताला की तरफ से, तो उनको कुछ भी हो सकता है। और मेडिकली ये बच्चे, इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, इनको बहुत सारे मेडिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और आप सबसे पहले ये करें कि इसका हार्ट का टेस्ट करवाएं, क्योंकि नॉर्मली यही देखने में आया कि इन बच्चों के साथ हार्ट के इश्यूज चलते रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े भी इश्यूज भी होते हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन अब इन चीज़ों के लिए आपको मेडिकली तैयार रहना पड़ेगा। ये एक और बम था जो मेरे सर पे फट गया, कि मैंने ये भी चीज़ बर्दाश्त कर ली कि बच्ची ठीक नहीं है, शी इज़ नॉट नॉर्मल, वो ठीक नहीं है। मुझे ये पता चल गया कि उसमें दिमागी मसला है, लेकिन अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि उसकी हेल्थ भी किसी तरह से सिक्योर नहीं है, वो ठीक नहीं है भाई। तो मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं? मैं तो उस वक्त बिल्कुल मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है आखिर, मेरे साथ ये किस किस्म का, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं समझ पा रही थी। तो उसके बाद एक लंबे चौड़े प्रोसेस से मैं और मेरे हस्बैंड गुजरे, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये था कि हम लोग अपने आप को एजुकेट करें कि ठीक है हमारी बेटी को हो गया है डाउन सिंड्रोम, हमारी बेटी है डाउन सिंड्रोम, हो नहीं गया है, तो अब हमने आगे इसको ट्रीट कैसे करना है। मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैंने इंटरनेट के ऊपर हर उस इदारे से कांटेक्ट किया, हर उस जगह से मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की जहाँ से मैं कर सकती थी। मैं छिले में थी, मेरी रातों की नींद ख़त्म हो चुकी थी, मेरा आराम ख़त्म हो चुका था। मुझे ये पड़ी थी कि अल्लाह ने अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है तो मैंने इसे अच्छे तरीके से निभाना है। मैंने अपनी बच्ची को इस तरह से नहीं छोड़ना, मैंने उसको इस दुनिया में कोई मुकाम दिलाना है, मैं ऐसे बैठूंगी नहीं। मैंने हर जगह, हर इंस्टीट्यूट, जहाँ जहाँ मैं कांटेक्ट कर सकती थी, जो इन बच्चों के बारे में काम कर रहा था, जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती थी, मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की। सबसे पहले मैंने फजर की रजिस्ट्रेशन करवाई KDSP में। KDSP एक बहुत बड़ा इदारा है, कराची डाउन सिंड्रोम इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मैंने फजर के रजिस्ट्रेशन करवाई। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, वो आपको इन बच्चों के बारे में असिस्ट करते हैं, इनकी हर एक स्टेज के बारे में आपको बताते हैं। जिन माँ बाप को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, यह अदारा उन माँ बाप को सब कुछ बताता है। आप माँ बाप हैं, आपने खुद उठना है, खुद अपने बच्चे के लिए हिम्मत करनी है। ये ज़माना बहुत जालिम है। मैंने अपनी बच्ची से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं जो शायद कोई भी माँ बाप उसको बर्दाश्त ना कर सके। मुझे यहाँ तक कहा गया है कि इस तरह के बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं करो, अपने दूसरे बच्चों पे तवज्जो दो। ये बच्चे, इसको अल्लाह के हवाले कर दो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। इन बच्चों की ज़िंदगी नहीं दर्द ज़्यादा होती, इसके ऊपर अपना टाइम, पैसा, वक्त बर्बाद नहीं करो। किसी माँ को आप उसके बच्चे के बारे में उसके सामने ऐसे लफ्ज़ कह रहे हो कि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती। आप खून हो, आप रब हो, आप
कौन हो आप जो आपको पता है कि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है? ये अल्लाह डिसाइड करने वाला है, मैं या आप ये डिसाइड करने वाले नहीं है। हाँ, उन बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती जिनको अल्लाह के हवाले कर दिया जाता है, ये कह के उनको छोड़ दिया जाता है कि इनका अल्लाह वारिस है। आप अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है कि आप ये अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, उनको दिखाओ, उनका ट्रीटमेंट करवाओ। दे नीड मेडिकल असिस्टेंस, उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। उनके हर एक चीज़ के टेस्ट, उनकी आँख के, नाक के, कान के, दिल के, हर एक चीज़ के टेस्ट यू नीड टू डू इट एवरी 6 मंथ्स। आपको हर 6 मंथ में उनकी ये टेस्ट कराने होते हैं, तो आप वो कराओ। इन बच्चों की ज़िंदगी ये गलत है कि लंबी नहीं होती, ये गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप इनकी केयर करें, ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ देखी हैं, मैंने इस बच्चों के बारे में बहुत रिसर्च कर चुकी हूँ मैं। मुझे यहाँ तक कहा गया कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई बच्चे पैदा हुआ है, तुम्हें अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ की तुम्हें या तुम्हारे खामद को सज़ा मिली है। ये बच्चे सज़ा नहीं है, ये बच्चे जज़ा है। ये बच्चे अल्लाह का तोहफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे खामद अल्लाह के चुने हुए बंदों में से जिनको अल्लाह ने ये बच्ची अता की है। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस तोहफ़े से नवाजा। और अल्लाह से ही मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तूने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है मेरे रब, आप ही है जो मुझे हिम्मत देंगे, मुझे ताकत देंगे, मुझे मेरे खामद को, हम इस बच्ची का फ्यूचर संवारेंगे और इसके साथ साथ इस तरह के बहुत से बच्चों के लिए कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बच्ची किसी भी गुनाह की सज़ा नहीं है, ये एक इंसान है और हम इंसानों से बहुत बेहतर इंसान है। मैं इनको इंसान भी नहीं, मैं इन बच्चों को फ़रिश्ता कहती हूँ। ये बच्चे फ़रिश्ता हैं। वो हम इंसानों से ज़्यादा पाक हैं जिनके दिमागों में हर वक़्त ये चलता है कि हमने दूसरों को अज़ियत कैसे देनी है। अपनी ज़ुबान से, अपनी बातों से हमने लोगों को अज़ियत कैसे देनी है। ये बच्चे वो नहीं हैं जो आप लोग समझ रहे हैं। ये बच्चे इंसान हैं और अल्लाह के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है ये बच्चे। इनको इस तरह से ट्रीट नहीं करें, ना ये इस तरह से ट्रीट करने के लायक है जैसे आप लोग कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग जब बोलें अपने अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि दूसरा बंदा आपके लफ्ज़ों से उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा ना हो। मुझे कहा गया कि मैं शायद कोई मन्नत भूल गई हूँ जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिली और वो बच्ची इस तरह से हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के दिमागों को बदलने की ज़रूरत है। ये अगर आज मेरे साथ हुआ है तो ये किसी के साथ, क्या गोरे मन्नत मांगते हैं जो उनके घर में डाउन सिंड्रोम बच्चे पैदा होते हैं? आप लोग किस ज़माने में जी रहे हैं? कौन सा ज़माना है जिसमें हमारी सोसाइटी जी रही है? इसका मतलब तो ये है कि हमें अपने अल्लाह पे, उसकी उसकी कारीगरी पे यकीन ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं जिसे चाहूँ बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ। ये टोटली अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसने मुझे 3 परियों के लिए चुना। अल्लाह का लाख लाख करोड़ अरबों खरबों मर्तबा शुक्र है। अल्लाह मुझे, मेरे खामद को हिम्मत दे, जज़ा दे और मेरे ससुराल वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे जिनके मुँह से मैंने आज तक कभी इस बात का ताना नहीं सुना। वो हमारे सर पे लोगों को जवाब ज़रूर देते हैं। जो लोग उनको कहते हैं कि इनके बेटे नहीं हैं, तुम्हारी बहुओं के बेटे नहीं हैं, बेटियाँ हैं, वो उनको ज़रूर जवाब देते हैं। लेकिन आज तक कभी उन्होंने हमें ताना नहीं दिया और हमें ताना देना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये औरत के बस में नहीं है कि वो बेटा पैदा करे। अगर आप लोग पढ़े लिखे हों, आप लोग मेडिकली चीज़ों को जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि औरत में सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटियां पैदा करने की एबिलिटी होती है। ये आदमी हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला बेटों को इस दुनिया में भेजता है।
इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं होता, इसमें आदमियों का हाथ होता है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप लोग फिर अच्छे मुसलमान ही नहीं हैं। अगर आप लोगों का अपने रब पे यकीन नहीं है, जो कुरान पाक में फरमा चुका है कि मैं जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ बेटी दूँ, तो आपका अपने रब पे यकीन नहीं है। आप पहले अपने यकीन को, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर दूसरों को कमेंट करें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये थी मेरी फजर की कहानी। फजर इज़ अ डाउन सिंड्रोम किड एंड आई एम अ प्राउड मदर ऑफ अ डाउन सिंड्रोम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस फूल के लिए इस दुनिया में लाया। मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद इस बच्ची में मिला और मैं अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं होने दूंगी और ना ही अपने इस फूल को ज़ाया होने दूंगी। मेरी ये बेटी और मैं और मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह ताला इस तरह के बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने का अज़म रखते हैं और हम करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया और ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया और अल्लाह ताला की रहमत मेरे पे हुई, तो मैं ज़रूर 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 इस तरह के बच्चों के लिए हर वक्त अवेयरनेस कैंपेन्स चलाऊँगी। मेरा फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे आने का मकसद भी यही है कि मैं इन बच्चों को और इनसे रिलेटेड मिस को दुनिया की नज़रों से हटाऊं। ये बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन ये स्लो लर्नर हैं। ये इबनॉर्मल बच्चे नहीं हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। ये एक कंडीशन है जो सारी ज़िंदगी रहेगी और हम माँ बाप को भी और इन बच्चों को भी इस कंडीशन के साथ इस तरह से चलना है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। और भी बहुत सी फ़जर के बारे में हक़ाइक़ हैं कि फ़जर को क्या मसला है, इसके मेंटल हेल्थ के से रिलेटेड इसके क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ से इसके ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। आप लोग इस तरह के बच्चों के बारे में जानना चाहें, कोई भी सवाल करना चाहें, मुझसे पूछना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कदर रिसर्च कर चुकी हूँ कि अपने इल्म के मुताबिक आप लोगों को जितनी मेरी मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, स्पेशली उन लोगों तक जिनके पास इस तरह के बच्चे हैं और वो नहीं जानते कि हमने उनको किस तरह से ट्रीट करना है, क्या उनका ट्रीटमेंट है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये स्टोरी देखें, उनको पता चले कि उन्होंने इस बच्चों को किस तरह से लेके चलना है। मैं इसके बारे में एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगी, हर वक्त उनको गाइड करूँगी, इन बच्चों की ज़रूरतें, इनके खाने पीने की चीज़ें सब कुछ डिटेल में उसमें बताऊँगी। और दूसरी चीज़ ये कि जिनके बच्चे होने वाले हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, लेकिन हमेशा अपने लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल इस तरह का चुनें जो आपके लिए हर वक्त मौजूद हो, आपके हर एक सवाल का जवाब वो आपको डिटेल में दे, आपसे जान नहीं छुड़वाएं। अपने पैसे बनाने के लिए एक एक मिनट में, दो दो मिनट में एक एक पेशेंट को चेक ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि पूरी दुनिया में मेरी ये आवाज़ फैले कि डाउन सिंड्रोम इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ क्रोमोसोमिकल कंडीशन। और ना ही ये बच्चे किसी गलती की सज़ा हैं, ना ही ये बच्चे साई हैं, ना ही ये बच्चे मलंग हैं। ये अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और ये अल्लाह ताला का एक इनाम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।